Assalamu alaikum. My name is Dr. Mehreen Abbas, and I have been associated with doctors for about 4 years now. I have been working with doctors as a coordinated care and clinical lead. Today, we'll be talking about World Diabetes Day, and doctors have has actually played a really huge role in creating health awareness about different topics, and one of them is diabetes as well. And for this, we have collaborated with Roche to create awareness about diabetes. About 537 million people suffer from diabetes globally, and 1.5 million deaths are directly attributed to diabetes each year. Unfortunately, Pakistan ranks third in the prevalence of diabetes worldwide, and doctors and Roche have collaborated to create this awareness and management session in order to in order for the diagnosis to actually happen, and making sure that valuable information is passed on to each and everyone who is tuned in for our session today. I would like to introduce Dr. Kadir. Dr. Kadir Ahmed is a specialist in diabetes and metabolic disorders, and he is engaged in educational and scientific activities since the past 15 years. He's a team lead medical affairs in Roche, Pakistan. Welcome, Dr. Kadir. And we have Dr. Hira Bakai, endocrinologist and diabetologist. And alongside that, we have Faria Zishan. She's a nutritionist and dietitian who specializes in endocrinology, nephrology, and gastroenterology. So, Dr. Hira, we'll be starting off from you. We would want to know what is diabetes, and can you please tell us what is known to us as pre-diabetes and gestational diabetes? Assalamu alaikum, Dr. Mehreen. Thank you so much for having me here. डायबिटीज़ बेसिकली अगर आसान अल्फाज में बताया जाए तो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी में आपकी ग्लूकोज तो बन रहा होता है लेकिन इंसुलिन नहीं होती है। तो इंसुलिन जब वो पैंक्रियाज में नॉर्मली हमारे बनाते हैं या तो वो कम बन रही होती है या वो बिल्कुल नहीं होती है या वो बन रही होती है लेकिन उसको बॉडी सेंस नहीं कर रही होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो जिस्म के दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है। ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल। अब डायबिटीज़ में आपने जैसे मुझसे कहा कि 2-3 एग्ज़ाम के बारे में प्री डायबिटीज़ और गैस्टेशनल, तो इसी तरह जैसे जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो बिल्कुल इब्तिदाई बीमारी का हिस्सा होता है, वो प्री डायबिटीज़ होता है। यानी कि नॉर्मल लेवल से चीज़ बढ़ना शुरू हो गई है। अब पहले इंसान की बॉडी बिल्कुल सही काम कर रही थी, इंसुलिन सही बन रहा था और सही वर्कअप था, लेकिन अब क्या हुआ है कि या तो इंसुलिन बनना कम हो गया है या मोटापे की वजह से सेल्स के ऊपर चर्बी आ गई है और वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर रहे हैं। इन ऐसे लोगों में शुगर नॉर्मली अगर वो एक बैलेंस डाइट या एक अच्छी ज़िंदगी हेल्दी लाइफ गुजारेंगे, शुगर कंट्रोल रहेगी, लेकिन जैसे ही वो बदपरहेज़ी करेंगे या नॉन डायबिटिक डाइट लेंगे तो उनमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा और वो उनको नुकसान पहुँचाएगा। ये रिवर्सिबल स्टेज होता है जिसको आम लोग बॉर्डर लाइन कहते हैं। और इसी तरह गैस्टेशनल डायबिटीज़ आपने पूछा, ये शुगर की चंद इकसाम में से एक वो किस्म है जो ख़वातीन में होती है और ये हमल यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। वो औरतें वो पहले से डायबिटिक नहीं होती, लेकिन फैमिली हिस्ट्री या मोटापा या और फीमेल्स में जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे पीसीओएस, उसका शिकार होती हैं, तो उनमें प्रेगनेंसी के दौरान उनमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और ये बीमारी डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हिरा। डॉक्टर कदीर, हमारे पास एक सवाल है आपके लिए। आप ये बता सकते हैं ये जो टाइप 1 और टाइप 2 जो सुनने में आता है, व्हाट इज दैट एंड कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे पता चलेगा कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है डायबिटीज? जी, थैंक यू डॉक्टर मैरीन। जैसे कि अभी डॉक्टर हीरा ने आपको बताया कि डायबिटीज़ की अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो डायबिटीज़ की डेफिनेशन है कि या तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही या बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही पूरी तरीके से। तो टाइप 1 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रही होती। ठीक है? अब इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर वो सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो सेल डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रही होती। तो जिससे इसलिए इसमें हम कहते हैं एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है इसके अंदर। ये होती है टाइप 1 डायबिटीज़। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ वो होती है जिसके अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन होती तो है, बन रही होती है, लेकिन या तो कम बन रही होती है या जो इंसुलिन बन रही होती है बॉडी के सेल्स उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते। इसके भी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। तो
चूंकि बॉडी उस इंसुलिन को यूज नहीं कर पा रही या ये इंसुलिन सही तरह काम नहीं कर पा रही, उसी वजह से बॉडी के अंदर जो आपका ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं और इसको बता दूं कि जो टाइप 1 डायबिटीज है ये ज्यादातर यंग एज के अंदर होती है, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के अंदर या अर्ली एज टीनेजर्स के अंदर ये ज्यादा होती है। जबकि जो टाइप 2 डायबिटीज है ये नॉर्मली 30 इयर्स के बाद ये जाहिर होती है। ये अलग बात है कि उन लोगों के अंदर एक फैमिली टेंडेंसी होती है, क्योंकि इसका काफी हद तक जेनेटिक इसका होता है, इसकी कॉज होती है इसकी, तो जेनेटिकली वो लोग प्रोन होते हैं और आफ्टर 35 इयर्स एज के बाद उनके अंदर फिर इसकी अलामत जाहिर होना शुरू होती है। 90% जो केसेस हमें मिलते हैं डायबिटीज के वो टाइप 2 डायबिटीज होती है। थैंक यू डॉक्टर कदीर, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। इसी सवाल को, इसी बात को आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर हेरा, आप बता सकती हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज़ जो कि जिसकी वजह से हो सकती है, या बहुत सारी ऐसी एज ब्रैकेट है जिसमें हमें ये पता चल सकता है कि ये कौन सा टाइप 1 है या टाइप 2 है। आप इसको ज़रा और इलेबोरेट करना पसंद करेंगी कि अगर क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या क्या वजूहात हैं? क्या स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ हुआ जा सकता है, या कोई ऐसी बीमारी हो जिसको बहुत ही लॉन्ग टर्म चल रहा हो, जिसकी बिना पे इशू ये आ रहा हो कि वो बंदा या वो पेशेंट ही इज़ प्रोन टू हैव डायबिटीज़? कोई इसके बारे में बताएंगे प्लीज़? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम टाइप 1 की बात करें तो टाइप 1 बेसिकली बच्चों में होती है और ये ऑटो इम्यून होती है, ठीक है। यानी कि इसकी कोई खास ऐसा रिस्क फैक्टर नहीं होता। फैमिली हिस्ट्री बेशक एक कॉमन प्रॉब्लम उसकी एक रिस्क फैक्टर्स में से है, लेकिन ये इडियोपैथिक होती है और ऑटो इम्यून होती है, मतलब उनकी इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से उनके बीटा सेल्स जो होते हैं, इनके पैनक्रियाज के सेल्स, वो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाते, वो काम नहीं करते। और कुछ बच्चे, वो बच्चे जिनमें विटिलिगो की आपने देखा होगा बीमारी होती है जिसमें सफ़ेद धब्बे स्किन पे होते हैं, या और भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई है, थायराइड की डिजीज़, तो उनके साथ ये कॉमन होता है, ठीक है। सीलिक डिजीज़, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ेज़ हैं जिन बच्चों को वो हो जाए तो उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है ये एक बहुत वास्ट इसके रिस्क फैक्टर्स हैं। देखिए, अगर ब्रॉडली देखा जाए तो 2 टाइप्स हैं, मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल जो हमारे हाथ में है, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मोटापा, जो कि बहुत कॉमन है हमारे मुल्क में, और इसका एक सबसे बड़ी रीज़न है हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो हमारा एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, डाइट चेंज हो गई है और फिजिकल एक्टिविटीज़ चेंज हो गए हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए हैं, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो लाइफस्टाइल सबसे पहला एक रिस्क फैक्टर है, इसमें ओबेसिटी है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस बिल्कुल एक रोल प्ले करता है, और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आपके जो है वो फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि जेनेटिक्स जो आपकी फैमिली में है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा वो लोग रिस्क पर हैं जो किसी भी वजह से स्टेरॉइड से ट्रीटमेंट लेते हैं, वो लोग इसके रिस्क पर हैं। या वो फीमेल्स जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, वो उनको थायराइड के होने के, डायबिटीज़ होने के बहुत चांसेस हैं। या वो फीमेल्स जिनमें थायराइड की डिजीज़ेज़ हैं, उनको डायबिटीज़ होने के बहुत चांसेस होते हैं। या वो ख़वातीन जिनको पहले गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है, उनको ज़िंदगी में आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या वो बच्चे जिनका पैदाइशी वेट 7 पाउंड से ज़्यादा था, ठीक है, जो हेल्दी सेहतमंद बच्चे हुए थे, आगे चल के उनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चंद रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमें अपने जहन में रखने चाहिए, और अगर आपके अंदर इनमें से कुछ मौजूद हैं जो मॉडिफाइबल हैं तो उनको मॉडिफाई करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर हेरा। डॉक्टर कदीर, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। आप ये बताइएगा कि क्या-क्या सिम्पटम्स हैं या साइंस हैं जो कि एक इंसान को देखने चाहिए, या वो निशानदेही करेंगे कि इसको डायबिटीज़ हो रहा है या वो डायबिटीज़ की तरफ जा रहा है? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि डायबिटीज़ के क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं, आपने सुना होगा डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है। यानी ये एक डेफिनिटली। ऐसी बीमारी है कि जो बॉडी के अंदर पैदा हो जाती है और बहुत सारी सूरतों के अंदर ये लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें डायबिटीज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है इब्तदाई तौर पे इसके कोई बहुत ज़्यादा साइन और सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। और होता ये है कि चूंकि ये डायबिटीज़ के अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल कंटिन्यूसली हाई हो रहा होता है, और जब हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, तो वो बॉडी के तमाम सेल्स को डैमेज कर रहा होता है, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को वो अंदर से डैमेज कर रहा होता है। तो चुनाचे बहुत सारी ऐसी यानी सूरतें हैं कि जिसके अंदर डायबिटीज़ की जब साइन और सिम्टम्स आते हैं, उस वक्त तक डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी होती है,
और बहुत सारी सूरतों के अंदर तो कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद, जब कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं डायबिटीज़ की, उसके बाद जाके पेशेंट को पता चलता है कि जी उसे डायबिटीज़ है। तो अक्सर तो ये होता है कि लोग एक्सीडेंटली, लोगों को पता चलता है कि अब कोई स्क्रीनिंग वगैरह अगर हो रही है, उन्होंने स्क्रीनिंग करवाई, या अगर कोई लोग हैं जो अब सालाना अपना चेकअप करवाते हैं रेगुलरली, मेरे ख्याल है बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जो इस तरह करवाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं जो करवाते हैं तो वो शायद उन्हें पता चल जाए, लेकिन जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं करवाएंगे उस वक्त तक आपको ना नहीं पता चलता कि डायबिटीज़ है। वैसे तो हम क्लासिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बुक्स में लिखा होता है कि जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया और पोलीफेजिया, यानी डायबिटीज के अंदर प्यास ज्यादा लगती है, डायबिटीज के अंदर आपको पेशाब बार बार आता है और आपको भूख ज्यादा लगती है। लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर बहुत कम ऐसे क्लासिकल केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि जो पेशेंट आपके पास आए इन सारी कंप्लेंट्स के साथ आए और उसके बाद आप डायग्नोज कर लें। नॉर्मली होता यही है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि डायबिटीज है। तो ज्यादा बेहतर तरीका तो यही है कि आप, अगर आपके अंदर, जैसा कि अभी डॉक्टर हिरान ने बताया था कि रिस्क फैक्टर्स आपके अंदर मौजूद हैं, आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, स्मोकिंग आप करते हैं, और आपके अंदर फैमिली, आपकी ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा आप मोटापे का शिकार हैं, और आपकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ है, तो बेहतर ये है कि आप खुद नज़र रखें और अपनी ब्लड शुगर टेस्ट करते रहें ताकि आपको बर वक्त पता चल जाए इस हवाले से। ठीक है। ब्लड टेस्ट से आप कौन कौन से टेस्ट के बारे में बता सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे ऑडियंस को थोड़ी अवेयरनेस भी मिल जाए? कौन से ब्लड टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं या कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए जिसकी बिना पे उनको भी थोड़ी अवेयरनेस मिले और उनको पता चले कि ये अगर टेस्ट हम करवाते हैं तो हमें अपनी बीमारी के बारे में पता चल जाएगा कि क्या हमें डायबिटीज़ है या हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा घर पे? जी, देखिए ब्लड टेस्ट के हवाले से अगर हम देखें तो जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं एक होता है एफबीएस, विच इज कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग ब्लड शुगर ये है कि जो आप नहार मुंह सुबह नाश्ते से पहले जो टेस्ट करवाते हैं, जिसमें ब्लड के अंदर आप ग्लूकोज को मेजर करते हैं, उसे कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो एक सर्टन रेंज उसकी होती है, जिस रेंज के, जो एक नॉर्मल आदमी के अंदर जो फास्टिंग ब्लड शुगर की जो रेंज है वो 100 के बिलो 100 होनी चाहिए। तो बिलो 100 अगर आपकी फास्टिंग शुगर है तो इसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल रेंज के अंदर हैं। अच्छा, 100 से लेकर और 125 तक अगर आपकी फास्टिंग ब्लड शुगर आ जाती है तो इसका मतलब हो जाता है कि आप एक ग्रे जोन के अंदर आ जाएं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं। यानी ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपको डायबिटीज अभी डेवलप तो नहीं हुई, लेकिन एक शुरुआत हो गई है, और आगे जाके आप अगर बर वक्त इसके जो भी जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो ना इख्तियार किए जाएं तो आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। और अगर फास्टिंग 125 से ज्यादा आ रही है तो वो आपको डायबिटीज कहलाएगी। ये खैर अलग है, उसका एक अलग डेफिनेटली इसका प्रोटोकॉल है इसका कि सारे एक सिंगल रीडिंग के ऊपर कभी भी आप किसी को डायबिटिक लेवल नहीं करेंगे, और 2-3 रीडिंग्स और दूसरी आप चीजें देखते हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको एक रेफरेंस चेंजेस बता रहा हूँ। इसी तरह जो सेकंड टेस्ट जो हम यूज करते हैं उसको हम आरबीएस कहते हैं, जो रैंडम ब्लड शुगर है। रैंडम ब्लड शुगर जो आइडियली रैंडम, जैसा नाम से जाहिर है, आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं, लेकिन जो आइडियली देखा जाता है ये खाने के 2 घंटे के बाद जो आप टेस्ट करते हैं वो आपका रैंडम ब्लड शुगर कहलाता है। और नॉर्मली ये 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अगर आपकी रैंडम ब्लड शुगर 140 से कम है तो इट मीन्स कि आप सेफ जोन के अंदर हैं, और अगर 140 से 200 तक है तो ये एक बार कंडीशन है प्री डायबिटिक, और अगर 200 से ज्यादा है तो इट मीन्स डायबिटीज। अच्छा, ब्लड शुगर ये तो हो गए एफबीएस और आरबीएस। इसके अलावा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है डायबिटीज की डायग्नोसिस के लिए या मॉनिटरिंग के लिए, वो होता है HbA1c। HbA1c की अच्छी बात ये है कि आरबीएस और एफबीएस, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, वो आपके जो प्रेजेंट जो टाइम की जिस वक्त आपने टेस्ट करवाया उस वक्त जो ब्लड के अंदर शुगर है वो बता रहे होते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खा के टेस्ट करवाएंगे तो ज्यादा रीडिंग आ सकती है उसकी, या अगर बहुत ज्यादा आप वक्फे से करवा रहे हैं तो रीडिंग कम भी आ सकती है, तो वो एक तरह से आपको मिसगाइड भी कर सकती है। जबकि HbA1c वो टेस्ट है जो आपके पिछले 3 महीने का जो स्टेटस आपको बता रहा होता है कि पिछले 3 महीने आपकी एवरेज ब्लड शुगर कितनी रही है। तो अगर HbA1c आप करवाते हैं और HbA1c अगर आपका बढ़ा हुआ आता है तो इट मीन्स के आपकी शुगर नॉर्मल नहीं है। HbA1c की जो नॉर्मल रेंज है वो 5.7 है, उससे कम होनी चाहिए, और 5.7 से लेकर 6.4 तक प्री डायबिटिक है, और 6.4 से ज्यादा है तो डायबिटिक है। तो बेसिकली ये 3 टेस्ट हैं जो कि हम शुगर की डायबिटीज की डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं। इसके अलावा फिर मजीद टेस्ट इसके होते हैं, लाइक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो ज़्यादा जब डॉक्टर आपके पास आप जाते हैं और डॉक्टर को शक होगा तो फिर एक टेस्ट होता है जो
आपको एक लोडिंग डोज ऑफ ग्लूकोज दी जाती है, उसके बाद किया जाता है। और इसी तरह फिर डिफरेंट टेस्ट हैं, जो अगर कॉम्प्लिकेशंस आप देखना चाहें तो उसके लिए फिर आपकी यूरिन के अंदर प्रोटीन और माइक्रो एल्ब्यूमिन वगैरह देखे जाते हैं। लेकिन एक आम शख्स के लिए जो ये देखना चाहता है कि मुझे डायबिटीज है या नहीं है, उसके लिए ये 3 टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। कट ऑफ वैल्यूज़ को पता होना ताकि आगे तशखीस हो सके उनकी बीमारी की, और अगर बीमारी हो गई है तो उसको आगे कंट्रोल करना। डॉक्टर हेरा, आपके लिए सवाल होगा मेरा कि अगर कोई पेशेंट आता है और रिलक्टेंट है टेस्टिंग के लिए कि हमारी फैमिली हिस्ट्री है मगर मैं टेस्टिंग नहीं करवा सकता, तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स वो देखे या जिसकी बिना पे हम उसको ये काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप ये खाली टेस्ट करवा लें, तो ये आपका जो टेस्ट होगा ये आपको क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि क्या आप डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं या आपको उसी स्क्रीनिंग प्रोसेस में कुछ कुछ महीनों बाद टेस्ट करवाना पड़ेगा। ओके, आई थिंक आई विल जस्ट डायरेक्ट द क्वेश्चन टू यू डॉक्टर कदीर, अगर आप इस पे कुछ बात करना चाहें। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि बेसिकली तो टेस्ट यही हैं, आपके रैंडम ब्लड शुगर है, फास्टिंग ब्लड शुगर है और HbA1c है। ये टेस्ट आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पेशेंट की क्या स्टेटस है और क्या है। और इसके अलावा टेस्टिंग के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है आपके पास अब दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। आप लेबोरेटरी में भी जाके टेस्ट करवा सकते हैं और आप घर के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग जो ब्लड शुगर मीटर्स हैं या ग्लूकोमीटर्स हैं, उनके ज़रिए। सो डॉक्टर हेरा, अगर हम लोग बात करें टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ की, जिस बारे में बात बताया गया था कि इंसुलिन की कमी हो जाना, ठीक है, तो उसमें किस तरह इसको मॉनिटर किया जाता है या किस तरह केटर किया जाता है अगर कोई पेशेंट आ रहा है हमारे पास और वो हमें ये कहे कि अगर मुझे इंसुलिन का मसला है, मेरी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, या क्या मुझे गोलियों की ही ज़रूरत है या ज़िंदगी भर मैं इंसुलिन पे ही रहूँगा। तो इस तरह के काफ़ी सवाल आ रहे होते हैं जिसकी बिना पे लोग अपना अच्छा शुगर कंट्रोल घर पे नहीं करते हैं। बिल्कुल, देखें इसमें क्या है कि आप पेशेंट को डिपेंड करता है कि आपने जैसे पूछा अगर उसको टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो टाइप 1 वाले जो पेशेंट होंगे जो आपके पास आएंगे उनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा होगा और उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन है। तो हमें उनको ये बहुत अच्छे से समझाना होगा कि आप में गोलियों से कुछ नहीं होगा और आपको हमें सिर्फ इंसुलिन को ही इलाज के लिए इस्तेमाल करना है। तो क्योंकि उनमें बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। टाइप 2 वाले जो पेशेंट्स होंगे, टाइप 2 में आपके पास जो पेशेंट में इंसुलिन बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा डिपेंड करता है कि बेसिकली उनमें प्रोडक्शन हो रही होती है या तो वो थोड़ी सी कम होती है या सेंसिटिविटी नहीं होती है। तो उसके हिसाब से हम उनको दवाइयाँ, पेशेंट को सबसे पहले तो देखें जो डायबिटिक हो गया है तो उसको हमें लाइफस्टाइल मॉडिफाई उसकी करनी है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जो बॉडी में होती है ना, शुगर डायबिटीज़ करती है, तो एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें डाइट एंड एक्सरसाइज है बहुत मेजर रोल प्ले करती है और उससे जो उनके सेल्स के ऊपर फैट्स की लेयर आ जाती है वो हटती है और उनको इंसुलिन को सेंस करने में मदद करती है। और जो इंसुलिन सेंस नहीं हो रही होती, पहले से मौजूद होती है लेकिन बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही होती, तो वो उसको यूज़ करने लगती है। तो इसलिए हमें उनको सबसे पहले तो ये बताना होता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, ठीक है। अगर आप वज़न ज़्यादा है तो वेट कम करें, एक डायबिटिक डाइट उनको पैटर्न बताया जाता है, डायबिटिक डाइट फॉलो करें और फिर उनकी दवाइयाँ, अगर वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो बेशक बिल्कुल दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर की। और कुछ केसेस में जहाँ दवाइयाँ मल्टी ड्रग पे चले गए और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही या जिनके बहुत ज़्यादा HbA1c आता है तो हमें इंसुलिन स्टार्ट करनी पड़ती है। तो पेशेंट के HbA1c के और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और इसमें पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि फिर जब वो दवाइयाँ स्टार्ट करता है तो उसकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2-4 दिन के बाद दवाइयों का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो उनको समझाना होता है कि ये दवाइयाँ आपको लाइफ लॉन्ग यूज़ करनी है। ओके, सो डॉक्टर कदीर, कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, जैसा आपने बताया कि यूरिन की टेस्टिंग भी होती है, ब्लड की भी आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं विद पेशेंट्स विद डायबिटीज़ या स्क्रीनिंग जब हम लोगों को करनी होती है, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि जिसको प्रिवेंट करने के लिए या जिसको कंट्रोल करने के लिए हमें ब्लड शुगर्स को काबू करना बहुत ज़रूरी है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ज़ाहिर है जब आपको पता होगा कि जो डिज़ीज़ है या जो बीमारी है वो आपके अंदर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं, तो फिर आपको ज़्यादा उसकी
जो समझ संगीनी का एहसास होगा और आप उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकेंगे। डायबिटीज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर इसलिए है कि ये बॉडी के तकरीबन तमाम ऑर्गन्स को डैमेज करती है, और जब बॉडी के अंदर जब कंटिन्यूअस हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड शुगर होता है और ये शुगर या ग्लूकोज बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, तो ये हर ऑर्गन को डैमेज कर रहा होता है। अच्छा, डायबिटीज को हम वेस्कुलर डिजीज भी कहते हैं। वेस्कुलर डिजीज इसलिए कहते हैं कि ये नॉर्मली ब्लड वेसल्स को ये डैमेज कर रहा होता है, और ये माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर दोनों लेवल के ऊपर, यानी जो आपकी जो बड़ी बड़ी शरियानें हैं, बड़ी खून नालियां हैं खून की, उनको भी, और जो खून की जो बिल्कुल छोटी माइक्रोस्कोपिक नालियां हैं उनको भी डैमेज कर रहा होता है। और उसके नतीजे में बहुत सारी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं। जो डायबिटिक पेशेंट हैं बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हों, जिसके अंदर हार्ट अटैक से लेकर और खून की शरियानों का बंद होना और खून की शरियानों की मुख्तलिफ बीमारियां, वो सब इसकी वजह से पैदा हो रही होती हैं। इसी तरह किडनीज के लिए आपने सुना होगा, डायबिटीज के अंदर किडनी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब डायबिटीज होती है तो जो किडनीज बहुत ज्यादा उसकी वजह से डैमेज हो रहे होते हैं। और जो मैंने आपको बताया था, ब्लड हम जो यूरिन के अंदर टेस्ट कर रहे होते हैं, एल्ब्यूमिन देख रहे होते हैं, वो उसी वक्त यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन आना शुरू होता है जब आपके किडनीज डैमेज हो जाते हैं और किडनी से जो एल्ब्यूमिन है या प्रोटीन्स हैं वो किडनी से खारिज होने लगते हैं। इसी तरह डायबिटिक पेशेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ब्लाइंडनेस है, सडन ब्लाइंडनेस। क्योंकि इस बिनाई जो है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, और जो यानी यूं समझ लें कि जो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, जो अनडायग्नोज डायबिटीज है, और पेशेंट जो है वो एकदम सडन ब्लाइंडनेस की कंप्लेन के साथ आता है। क्योंकि इसके अंदर सबसे बुरी बात यह है कि इसके अंदर कोई आपको पहले से इशारा नहीं मिलता, आपको कोई इस तरह की तकलीफ नहीं होगी आंख के अंदर, या कोई आंख के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, कोई देखने में पसला नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन सडनली पेशेंट सुबह उठता है और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो रेटिनल आर्टरी है वो पीछे से डैमेज हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी बिनाई से मतलब चली जाती है। इसी तरह फिर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि उनकी नर्व्स मुतासर हो रही होती हैं, तो नर्व्स की वजह से उनके जो आसाब हैं वो मुतासर होते हैं, और वो उनकी डिफरेंट जो यूँ समझ लें कि जो सेंसेस हैं वो कंप्रोमाइज हो जाती हैं, उनको चीज़ें फील नहीं हो रही होती उनको। अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक फुट का बहुत बड़ा मसला होता है, वो इसलिए कि स्पेशली जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं, उनकी जो पेरिफेरल वेन्स हैं वो सॉरी नर्व्स हैं जो हैं, वो पेरिफेरल एरियाज के अंदर जो है ना, वहाँ पे उनकी हिस्स खत्म हो जाती है। तो पाँव में अगर चोट वगैरह लगती है उनको, तो एक तो उनको फील नहीं होता, दूसरे उस चोट की वजह से वो जख्म उनका हील नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही होती। तो जख्म का ठीक ना हो जाना, ये भी डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन में से है। डायबिटिक फुट है। आपको सुन के शायद हैरानी हो कि एक स्टेटिस्टिक्स से बताते हैं कि हर 27 मिनट के बाद दुनिया में कहीं ना कहीं एम्पुटेशन ऑफ फुट और लेग हो रहा होता है, यानी आप पाँव या हाथ काटा जा रहा होता है बिकॉज ऑफ डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितनी मतलब सीवियर डिजीज है। तो इसी तरह एक लंबी लिस्ट है, मतलब मैं आई थिंक टाइम शायद हमारे पास खत्म हो जाए और लिस्ट खत्म ना हो कि जितना डैमेज ये डायबिटीज जो बॉडी को पहुंचाती है। तो इसीलिए ये बताने का मकसद ये है कि खुदा खासा उस स्टेज से आने से पहले ही अगर आदमी टाइमली अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर ले, अपनी शुगर कंट्रोल कर ले, और स्पेशली अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो उनको जो डॉक्टर जैसे हीरा ने बताया था, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी वो रिस्क फैक्टर्स जो आपके अपने हाथ में हैं, जिनको आप सही कर सकते हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज है, आपकी डाइटरी हैबिट्स हैं, उन सबको कंट्रोल कर लें तो आप इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर हेरा। ज़्यादातर पेशेंट्स इस तरह का सवाल भी ज़रूर पूछते हैं कि हमें डायबिटीज़ अगर हो गया है तो क्या ये ज़िंदगी भर हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी या ज़िंदगी भर हमें इंसुलिन लगाना पड़ेगा? तो क्या ये नहीं हो सकता कि हम लोग बस जब ज़्यादा हो शुगर हमारी तभी सिर्फ हम दवाइयाँ लें या तभी हम सब इंसुलिन लगाएं? तो ये ज़रा मिसकंसेप्शन है या इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी बिल्कुल डॉक्टर महरीन, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि एक तो जब पेशेंट को डायग्नोज होता है कि उसको डायबिटीज़ है तो वो डिनाइल फेज में चला जाता है। ठीक है, वो बहुत सारे पेशेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को काफ़ी वक्त ज़ाया भी कर चुके होते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को स्क्रीनिंग में पता लगता है, जो नॉर्मल फास्टिंग रैंडम कराते हैं और उसमें उनको पता लगता है, तो वो डर के HbA1c नहीं कराते, क्योंकि एक फास्टिंग या एक रैंडम ब्लड शुगर इज़ नॉट रिलायबल। एटलीस्ट 3 फास्टिंग और रैंडम हमारे पास होनी चाहिए टू लेबल अ पर्सन डायबिटिक, लेकिन HbA1c की एक ही रीडिंग सिग्निफिकेंट होती है, तो वो लोग उसको स्क्रीन नहीं कराते, और अगर करा भी लेते हैं और उनको पता लगता है तो वो उसको इलाज नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग जब वो इलाज करते हैं और उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, वो रेगुलर इनिशियली चेक करते हैं, उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, और अगर वो दवाई खाना छोड़ देते हैं
तो 1-2 दिन तो बाज़ औक़ात इतना मसला नहीं होता है, लेकिन उसके बाद वो चेक भी नहीं करते और उनकी शुगर वापस से बढ़ने लगती है और वो समझते हैं कि हमें शुगर सही हो गई है। शुगर की बीमारी लाइफ लॉन्ग होती है, क्योंकि जो कुदरती तौर पे इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रहा था, जो लबलबा यानी कि पैंक्रियाज़ आपके इंसुलिन बना रहे थे, वो सेल्स जल चुके हैं, वो अब काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जिसके ज़रिए वो डेड सेल्स को हम अलाइव कर दें। इनफैक्ट वक्त के साथ साथ जो देखें, डायबिटीज़ जब किसी को भी डायग्नोज होती है ना टाइप 2, तो इसका मतलब होता है उसके 50% सेल्स डेड हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बाकी 50% काम कर रहे हैं। तो विद टाइम देखिए, जो दवाइयाँ हम देते हैं ना, उनका पर्पज़ ये होता है कि जो अलाइव सेल्स हैं वो उनको स्टिमुलेट करे, वो ज़्यादा इंसुलिन बनाए। तो विद टाइम वो भी आपके जो सेल्स होते हैं जो 50% काम कर रहे होते हैं, वो भी उनके आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। जितनी कहते हैं ना कि टाइम के साथ साथ दवा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसीलिए क्योंकि वो सेल्स मजीद ख़त्म होते जाते हैं। तो पेशेंट्स को सबसे पहले तो हमें ये समझाना है कि देखें, शुगर की बीमारी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आज आपने गोली खाई और 5 दिन के बाद जो है उसकी आपकी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और देखिए, जिस वक्त मरीज़ को पता लगता है कि उसको शुगर है, तो इनिशियली वो सब कुछ करता है, ठीक है? उसकी शायद ये कोशिश होती है कि मैं वापस चला जाऊँगा ना बीमारी से, तो वो डाइट भी करेगा, एक्सरसाइज भी करेगा और जो उसको कोई लोग टिप्स बताएँगे, वो सब कुछ फ़ॉलो भी करेगा, परहेज़ भी करेगा, हर कुछ करेगा, दवा भी लेगा। लेकिन वक़्त के साथ-साथ वो हर चीज़ ख़त्म होती जाती है, तो उसकी आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़ें छोड़ देता है। तो पेशेंट को हमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर एक लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि इंसुलिन शुगर का आखिरी इलाज है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब बहुत सारे केसेज़ में इंसुलिन फर्स्ट चॉइस रखते हैं, क्योंकि वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करती, ठीक है? शुगर का कंट्रोल अच्छा करती है, क्योंकि अगर आप जितनी दवाइयाँ बढ़ाएँगे, उससे साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस भी होंगे ना, शुगर का कंट्रोल भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो अगर किसी का HbA1c इनिशियली हमें 10, 11, 12 मिलता है, तो हमें उसमें फर्स्ट चॉइस ही इंसुलिन है। तो लोगों को एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर करनी है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इंसुलिन आखिरी इलाज है। इंसुलिन सबसे अच्छा इलाज है, चाहे वो आपको पहले हिस्से में मिल रहा है या आखिर में मिल रहा है या बाद में मिल रहा है, जिस वक्त भी मिल रहा है, इंसुलिन एक सबसे अच्छा और सबसे सेफ इलाज है। और गोलियां आपकी जो भी डॉक्टर ने आपको बताई हैं, आप उसकी तरीके से इस्तेमाल करें। शुगर को बाकायदगी से चेक करें। शुगर की बीमारी ऐसी नहीं है कि डॉक्टर ने एक आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और आप वो घर में बैठ के बगैर चेक एंड बैलेंस के एक 10 दिन 15 दिन जो है इस्तेमाल करते रहें और आपको कुछ पता ही ना हो। ये आपको रेगुलर चेक करनी होगी, क्योंकि हर बॉडी एक ही पर्टिकुलर दवा पे अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। तो डॉक्टर एक आपकी वेट, एज, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो आप शुगर रेगुलर चेक करें, ताकि आपको पता हो डॉक्टर को जब आप जाएंगे कि आपकी बॉडी इस पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, कोई और दवा की नीड है या नहीं है, और आप इसको रेगुलर चेक करते रहें। ठीक है। जी डॉक्टर कदीर, जिस तरह सुनने में आता है कि हमने इंसुलिन लिया तो हमारा वज़न बढ़ गया, काफ़ी पेशेंट इस तरह की भी कंप्लेन करते हैं, या हमने शुगर की दवाइयाँ जब खाईं तो हमारे तो किडनी पे भी असर हो गया, लिवर पे भी असर हो गया। तो आप इसके बारे में कुछ बताइएगा कि किस तरह, मतलब ऐसे सवालों को या कैसे काउंसलिंग किया जाए, या किस तरह बताया जा सकता है कि ये इसकी बिना पे नहीं हो रहा या पुअर शुगर कंट्रोल है? जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और ये देखें, शुगर की जो इलाज की में सबसे बड़ी रुकावट ही है, यही है कि जो हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स हैं और बहुत इस तरह की सुनी-सुनाई बातें हैं, जिसके ऊपर लोग बिल्कुल यकीन कर लेते हैं। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा कि शुगर की दवाएँ खाने से लोग ये समझते हैं कि अगर हम बहुत अरसे तक दवाएँ खाएँगे, गोली टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो गुर्दे खराब हो जाएँगे। तो असल समझाने वाली बात ये है कि भाई, आपकी दवाई खाने से गुर्दे खराब नहीं होंगे, दवा ना खाने से गुर्दे खराब होंगे। क्योंकि दवा तो आपको दी इसलिए जा रही है कि आपकी शुगर कंट्रोल हो और आपके गुर्दे या आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन वो महफूज रहें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुगर की मेडिसिन खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना खाने से यकीनन बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह इंसुलिन के हवाले से बहुत सारी मिथ्स हैं। लोग जब समझते हैं, अगेन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इंसुलिन आपको दे दिए तो इसका मतलब ये कि मतलब आप आखिरी स्टेज के ऊपर आ गए और इसके बाद अब सारे इलाज खत्म हो गए। हालांकि इंसुलिन लास्ट नहीं बल्कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि इंसुलिन तो एक यूं समझ लेना कि बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन कुदरती तरफ से बन रही है। तो एक नेचुरल चीज है जो अल्लाह की तरफ से आपको इंसुलिन बन रही है बॉडी के अंदर। वही इंसुलिन अगर आप लगा रहे हैं तो आप तो ज्यादा नेचर के करीब जा रहे हैं, आपसे दूर नहीं जा रहे। तो इंसुलिन बहुत जरूरी है। और इंसुलिन खाने के इस्तेमाल के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा वजन बढ़ता है, और इसकी वजह यह है कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है।
और एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर वो जो पॉजिटिव जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रमोट करता है, आपके मसल्स को बनाता है। तो नॉर्मली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो अनट्रीटेड डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके अंदर वेट लॉस हो रहा होता है, उनके मसल्स जो है ना वो डिस्ट्रॉफी हो रही होती है। लेकिन जब आप इंसुलिन इनको देते हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस की तरह वापस आते हैं। तो इनिशियली इन्हें थोड़ा सा फील होता है कि हमारा वेट बढ़ रहा है या हमारे मसल्स बन रहे हैं, लेकिन वो उसमें एक प्रॉपर डाइट के साथ अगर एक मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए ये भी बड़ा जरूरी है कि वो अपनी डाइट किसी डाइटिशियन से मशवरा करे, अपनी प्रॉपर डाइट प्लान बनाए अपना। तो जब वो अपना डाइट प्लान लेके चलेगा तो इसके कतई कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। थैंक यू। इसमें हम फरिया की इनपुट लेना चाहेंगे। ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ या मीठा खाता हूँ या खाती हूँ, तो उसकी बिना पे मुझे शुगर हो गई है। तो क्या ये सच है कि बस मिठाई या कोई भी चीज़ें खाएँगे तो उसके बाद शुगर हो जाती है फ़ौरन? नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर महरीन फॉर हैविंग मी। ये बिल्कुल मिथ है कि मैं मीठा खाऊंगा तो मुझे शुगर होगी। जैसे डॉक्टर हिरान ने जिक्र किया कि आप जब आपकी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका फैमिली हिस्ट्री होती है कि अगर जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें अगर शुगर रन कर रही है तो आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। दूसरा ओबेसिटी, और तीसरे नंबर पे ओबेसिटी के साथ, मोटापे के साथ आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिनका बैठे रहने का काम है। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो फिर आपको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिर्फ शुगर खाने से शुगर नहीं होती है। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा जैसा आजकल सुनने में आता है लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट, इस तरह की बहुत सारी डाइट्स होती हैं जो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये खा लें तो उससे हमारा अच्छा कंट्रोल हो जाएगा ताकि हमें दवाइयाँ ना लेनी पड़े। तो डाइट का जिस तरह अभी डॉक्टर हेरा और डॉक्टर कदीर ने बताया कि इसका काफ़ी ह्यूज रोल है। तो क्या पेशेंट को या किसी को भी ये हो कि हम सब कुछ खाना छोड़ दें और सिर्फ एक ही चीज़ जैसा प्रोटीन ही लेते रहें तो वही हमारे लिए सही हो जाएगा, उसी से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा? डॉक्टर महरीन, इसमें भी वही वाली बात है कि स्पेसिफिक डाइट के नेम्स ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बैलेंस डाइट मौजूद हो आपके पूरे दिन की ग़िज़ा में तो आपका शुगर उससे बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। अब बैलेंस डाइट को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि 3 वक़्त का प्रॉपर खाना, वक़्त पे खाना, और अगर बीच में आपको भूख लग रही है तो उसमें कोई हेल्दी चीज़ का इंतखाब करना। हेल्दी चीज़ से मुराद फल का इंतखाब करना, या जो भुने हुए चने होते हैं उनका, या सीड्स जो हमें मिलते हैं, पम्पकिन सीड्स वगैरह, 1 हैंडफुल आप आराम से वो मिड मील के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई कह रहा है हम स्पेसिफिक कीटो डाइट इस्तेमाल करें या प्रोटीन एटकिंस के ऊपर चले जाएं, तो बैलेंस डाइट रखें अपनी पूरे दिन की रूटीन में, तो वो शुगर को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगी। सही। ये जैसा फ्रूट जूसेस वगैरह आ रहे होते हैं मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा बता रहे होते हैं ये शुगर फ्री है या फला-फला मिठाई शुगर फ्री है एंड ऑल, तो उसके बारे में आप क्या बताएँगी? अच्छा, शुगर फ्री तो बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो कि एनकरेज नहीं किए जाते, क्योंकि देखिए जैसे अभी हमने कहा ना कि अगर हम सिर्फ ग़िज़ा कंट्रोल कर लेंगे और फिर हम दवाई छोड़ देंगे, या एक कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमारी इंसुलिन लेना हम बंद कर देंगे, तो पेशेंट को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली तो हमारे 3 डीज़ हैं जो काम कर रहे होते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक है आपका डाइट, और फिर डेली की एक्सरसाइज। अगर आप अपनी ड्रग्स यानी मेडिसिन के साथ अपनी डाइट को और अपने डेली की एक्सरसाइज को लेके चलेंगे तो आपको ये मार्केट में पैकेट में अवेलेबल चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होगी। अच्छा, इस पे आप ज़रा ये भी बताएँगे जैसा पूछा ये जाता है पेशेंट्स का कि ये सवाल हो जाता है कि क्या हम सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल करें या जो पैकेट चीनी आ रही होती है ब्राउन शुगर, और भी इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड्स और नाम आ रहे होते हैं मार्केट में। तो हाउ सेफ इज़ इट फॉर डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं? जी, डॉक्टर महरीन, असल में होता ये है कि शुगर का मरीज़, अब उसको या तो ये सराउंडिंग से काउंसल कर दिया जाता है कि आपने शुगर बिल्कुल ही नहीं खानी है,
तो यूजुअली रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आपका शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है, जैसे डॉक्टर कदीर और डॉक्टर हिरा ने बताया कि आपको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है और आप अपना लॉन्ग टर्म से मॉनिटर कर रहे हो इट, और वो बहुत अच्छा कंट्रोल चल रहा है अलॉन्ग विद योर मेडिसिन एंड विद योर डाइट, तो फिर आप वंस इन अ वाइल अपने आप को चीट मील करना या अपने आप को अच्छी ग़िज़ा, मतलब कोई केक का पीस लेना या मिठाई खाने, इसमें कोई कबाहत नहीं होती है। इट्स जस्ट कि आपने अपना पूरे दिन दिन का मेन्यू ऐसे प्लान करना है कि आप एक अपने आप को छोटा-सा चीट मील के तौर पे कुछ खा सकें अपनी ग़िज़ा में। ठीक है। अच्छा, अगर जैसा एक बंदा है, कोई कह लें मेल है और एक फीमेल है, तो क्या इन दोनों का पोर्शन साइज़ और जो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार्ब्स और प्रोटीन वग़ैरह, दोनों के दोनों डायबिटीज़ है उनको, ठीक है? तो क्या वो सेम होगा या फिर हर एक का अपना-अपना डिफरेंट पोर्शन होता है? डॉक्टर महीन, इसमें एक्चुअली मेल फीमेल से ज़्यादा आपके लाइफस्टाइल के ऊपर और आपकी डाइट के ऊपर और आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़। जैसे हम फीमेल की बात करें तो डिपेंड कि फीमेल हाउसवाइफ है, वर्किंग वूमेन है, उसके बैठे रहने का काम है या उसका फील्ड वर्क है। सेम गोज़ विद मेल। ये एक्चुअली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। हम जैसे डॉक्टर हिरा ने बताया कि हम हर पेशेंट को एक ही प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते कि यही प्रिस्क्रिप्शन आप फॉलो करेंगे, क्योंकि हम उसके लाइफस्टाइल, उसकी क्या हाइट वेट है, उसकी शुगर किस नौयत की है, उसके मुताबिक देंगे। इसी तरह ग़िज़ा भी हर इंडिविजुअल की उसके मुताबिक डिसाइड होगी। ठीक है। नट्स, फिश ऑयल्स और इस तरह के बारे में भी काफ़ी सुना जाता है कि वो प्रिवेंट करते हैं, एक तरह से कह लें कि फैट्स को, आई डोंट नो, मतलब अगर आप समझाना चाहें तो ज़्यादातर ये प्रमोट किया जाता है कि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डाउन रहेंगे। तो क्या इसका कोई रोल है रिगार्डिंग विद डायबिटीज़ एंड ऑल? जी, जी, बिल्कुल, इसका बहुत अहम किरदार है और अहम किरदार उसका इस तरीके से है कि जो नट्स होते हैं या फ़िश लिवर ऑयल है, ये हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल में शुमार होता है। और गुड कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली आपके ऑर्गन्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आप कोई डीप फ्राइड चीज़ें या जो जंक मील्स अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल करें। बिटवीन मील्स आप अपनी ग़िज़ा में जो ये सीड्स वग़ैरह हैं या ड्राई फ्रूट 1 हैंडफुल, इससे ज़्यादा पूरे दिन में इस्तेमाल नहीं करने होते। तो उनका इस्तेमाल करें अपनी ग़िज़ा में, वो आपकी शुगर भी कंट्रोल करेंगे, प्लस वो आपको फुलिंग इफ़ेक्ट भी देंगे बिकॉज़ वो फाइब्रस भी होते हैं। सही। एक्सरसाइज़ के बारे में जिस तरह लोग पूछते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑफ़िस गोइंग हैं, या फिर हम लोगों के पास घर हमने सँभालना होता है, इन केसेस ऑफ फीमेल्स एंड ऑल। तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगी कि कौन-सा अच्छा टाइम है फॉर एक्सरसाइज़, ताकि वो उनको मुफ़ीद भी हो उनके लिए, और एक तरह से उनके जितने भी इनटेक हो रहा है, कैलोरिक इनटेक कह लें या जो भी खा पी रहे हैं, वो सही से हज़म भी हो जाए और शुगर कंट्रोल भी अच्छा हो? अच्छा, आई एम श्योर एवरीबॉडी विल एग्री कि जब आपको कोई भी चीज़ या बीमारी डायग्नोज होती है, तो मेक श्योर कि आपकी सेल्फ केयर सबसे पहले आए। यूजुअली ये कंप्लेन आती है कि हमारा ऑफिस में बैठे रहने का काम है और हमें वक्त नहीं मिलता। लाइक हम अगर 9 o'clock रिपोर्ट करते हैं तो 8 o'clock हो जाता है, वापस आके वी आर टू टायर्ड टू डू एनीथिंग। तो आप अपने ही घर में अगर 15 मिनट से स्टार्ट करें सिर्फ चहलकदमी करना, उसमें भी थोड़ा-सा फ़र्क मैं बताना चाहूँगी, ये होता है कि अगर पेशेंट ओबीज़ है, तो ही शुड नो कि उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो अपना वज़न कम करे, तो उसको ज़्यादा चहलकदमी या साइक्लिंग की या स्विमिंग की अपना एक प्रॉपर टाइम निकालने की ज़रूरत है, ताकि उसका शुगर अच्छा कंट्रोल हो सके। बट अगर सिर्फ फैमिली हिस्ट्री की वजह से या जैसे कोई स्टेरॉइड्स किसी बीमारी की वजह से इस्तेमाल कर रहे थे, उस वजह से आपको शुगर हुई है, तो फिर आप, या इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, तो आप अपने ही घर में कमरे में ऐसी खुली जगह पे कि जहां आप 15 मिनट मुस्तकिल चल सकते हैं। पहले कोशिश करें कि चहलकदमी से स्टार्ट करें,
फिर उसके बाद उसका एक तो बढ़ाएं कि तेज़ तेज़ करनी शुरू करें, और फिर उसका वक्त भी बढ़ाएं, 5-5 मिनट करके बढ़ाएं, ताकि आपकी मसल्स खुलें और शुगर अच्छा कंट्रोल हो। थैंक यू फरिया। एक्चुअली यही होता है, जितने भी पेशेंट से सुना जाए हमारे पास टाइम नहीं है, और उनको लगता है कि वर्जिश से मुराद ये होगी कि हम उनको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप जिम जाएं या फिर आप बाहर पार्क जाएं। तो घर के अंदर चहलकदमी भी एक्सरसाइज में ही शुमार होती है। दैट्स अ वेरी वैलिड एंड अ वेरी अमेजिंग पॉइंट, आई वुड से। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट। आप लोगों के क्लोजिंग रिमार्क्स वुड मीन अ लॉट। कोई भी स्टेटमेंट जो आप पैगाम देना चाहें ऑडियंस के लिए टू बी अवेयर in terms of this session? बिल्कुल डॉक्टर मेहरीन, आई वुड लाइक टू से कि देखें, इस वक्त हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर डायबिटीज़ के हवाले से तीसरे नंबर पर हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तेज़ी से बीमारी फैल रही है। और देखें, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम इस चीज़ को रोक सकें, ठीक है। और हर साल कोई ना कोई थीम होता है, तो इस साल भी वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का जो हमारा थीम है वो यही है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। और पर्टिकुलरली आज का हमारा जो ख़ास वो है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। तो हम एजुकेशन इसीलिए फैलाएं ताकि हम आज आप आने वाली कल को अच्छा बना सकें। तो हमारे इस सेशन का या इस एक आवामी जो हम एक आगाही का वो कर रहे हैं, उसका भी पर्पज़ यही है ताकि लोगों से अच्छा मैसेज पहुंचे और इस बीमारी को हम रोक सकें, ताकि पाकिस्तान एक हेल्दी स्टेज पे आ जाए और हम इस बीमारी को अपने मुल्क से हटा सकें, जहाँ तक हो सके रोक सकें। तो जो लोग रोक इस सके, मर्ज में डेफिनेटली। ऑलरेडी मुब्तला हो चुके हैं, उनके लिए सिर्फ एक ये मैसेज है कि प्लीज़ इसको लाइटली ना लें, लोगों की बातों में ना आए कि कोई से कहवा पीने से या कोई चीज़ खाने से ये बीमारी ख़त्म हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। या डिफरेंट जो ना आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, हम उनके पास जाएंगे तो ये आपको गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। तो प्लीज़ अपने आप के साथ रिस्क ना लें, क्योंकि एक दफ़ा आपके ऑर्गन्स डैमेज हो गए, वो चीज़ रिवर्सिबल नहीं होती है। जैसे आपके डॉक्टर ने आपको बताया है वैसे ही दवाइयाँ इस्तेमाल करें। ये चीज़ ना देखें कि मेरी फैमिली में किसी को शुगर हुई थी, डॉक्टर ने उसको ये दवा दी है, तो मैं घर बैठे वही चीज़ खुद से स्टार्ट कर लूँ, ये बहुत गलत है। तो आप प्लीज़ बाकायदगी से डॉक्टर से रब्ता करें, जो उसने प्रिस्क्रिप्शन बना के दिया है उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करें, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपनी शुगर को बाकायदगी से चेक करें, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दफ़ा चेक करें, किसी दिन निहार मुँह, किसी दिन दोपहर खाने के 2 घंटे के बाद, किसी दिन रात खाने के 2 घंटे के बाद। डॉक्टर के पास एक प्रॉपर चार्ट लेके जाइए, हर 3 महीने पे HbA1c कराइए, साल में 1 दफ़ा आँखों का मुआयना कराइए, और जो रूटीन आपके सालाना टेस्ट होते हैं जिसमें जिगर का, गुर्दों का और चर्बी का टेस्ट और गुर्दों के फंक्शन का टेस्ट, सारे टेस्ट कराइए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारिए। Thank you, Dr. Hira. Dr. Kadir, over to you. थैंक यू डॉक्टर मैरीन। आई थिंक पूरा हमने एक जितना डिस्कशन किया है, तकरीबन सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एंड में बस टेक होम मैसेज मैं यही दूंगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर म्याना रवि को इख्तियार करें, क्योंकि हमारा मज़हब भी इतदाल की तालीम देता है। और लाइफ के अंदर अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे हर चीज़ का, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। डाइट की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है अपनी डाइट के अंदर एक बैलेंस डाइट इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा जो आपको पता, मेरा ख्याल है इतनी अवेयरनेस है डायबिटीज़ के हवाले से, सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि अब सबको पता है कि कौन सी चीज़ नुकसानदेह है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह नहीं है। तो अपनी डाइट में एक हेल्दी डाइट लें, एक ताज़ा फल सब्जियां वगैरह इस्तेमाल करें, ज़्यादा ऑयली, मुरगन और ज़्यादा मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। और इसके अलावा ये है कि लाइफ के अंदर आपके एक जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि डायबिटीज़ जो है वो लाइलाज है। एक दफ़ा डायबिटीज़ हो जाती, मतलब लाइलाज नहीं, मतलब उसको यूँ समझ लें कि वो नहीं कर सकते, आप उसको रिटर्न वापस नहीं कर सकते। डायबिटीज़ एक दफ़ा हो गई तो हो गई, लेकिन डायबिटीज़ से होने का जो पहले का जो वक्त होता है, जिसको यानी जो प्री डायबिटीज़ या वो वाला वक्त है, उस चीज़ वहाँ पे आप डायबिटीज़ को होने से रोक सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस को आने से रोक सकते हैं। वो और इसी तरीके से हो सकता है कि आप अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल इख्तियार करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, रोज़ाना वर्जिश करें, और प्लस ये कि अपनी शुगर के ऊपर नज़र रखें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि जी मुझे खुदा ना खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही मैं इलाज करूं। आप एक रूटीन बना लें कि रेगुलर अपनी ब्लड शुगर आप ज़रूर टेस्ट करवाते रहें, ताकि आप को बर वक्त पता चल सके कि कब आपकी शुगर बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया। Okay. थैंक यू सो मच। फ्रिया, आपकी एंड पे कोई जो लाइफस्टाइल या डाइट के हिसाब से आप अगर मैसेज देना चाहें? बिल्कुल, बस मेरा तो एक मोटिव ये है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि प्लीज़ मिथ्स के ऊपर जो इंटरनेट पे या
आप अपने सराउंडिंग में सुनते हैं उनको रेंडमली बिलीव ना करें, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। तो जो ज़रूरी नहीं है उसको सूट कर रहा है सामने वाले पेशेंट को, जो दवाई या इंसुलिन या ग़िज़ा उसको सूट कर रही है वो आपको भी मैच कर रही हो। तो आप अपने आप को एज ए इंडिविजुअल और इम्पॉर्टेंट ट्रीट करके आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, अपनी डाइटिशियन के पास जाएं और एक प्रॉपर अपने लिए चार्ट लें, कि ताकि आपको पता चले कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके ऑर्गन्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। थैंक यू एवरीवन, डॉक्टर हिरा, डॉक्टर कदीर, फरिया फॉर योर टाइम, एंड आई एम श्योर ये सेशन से बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। उनको बहुत सारी ऐसी मालूमात मिली हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो कि उनको आगे फ़ायदा दे सकती हैं। प्रॉब्ली प्रिवेंशन की तरफ भी कुछ लोग जा सकते हैं, लिसनिंग टू ऑल द थिंग्स जो आप लोगों ने मेंशन की हैं। और जो डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, तो वो अपनी शुगर कंट्रोल या शुगर मॉनिटरिंग किस तरह कर सकते हैं, कंट्रोल को कैसे बेहतर बना सकते हैं, और क्या-क्या ग़िज़ा जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि वो आगे कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ना हो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू थैंक यू। सो मच।